बिस्मिल्लाहिर जैसे रहमानिर रहीम। टॉपिक जो डिस्कस करना है आज हमने वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है कि सीरम ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये वो बात है जो सबको पता है कि सीरम ग्लूकोज जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कौन सी ऐसी काजेज़ हैं, कौन कौन सी काजेज़ हैं जो कि आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है। कुछ तो हैं वो आपके पास पेंक्रियाज से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जितनी भी काजेज़ हम पढ़ेंगे हमारे पास सबसे पहला होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। ठीक है जी। एक हमारे पास ये काज होती है जो कि सीरम ग्लूकोज को इंक्रीज कर देगी। ये हमारे पास होती है 5 to 10% पेशेंट जो है ना टोटल उनमें ये हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन काज है और ये 90% जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लूकोज जो अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की वजह से बढ़ेगा। इसके अलावा अगर किसी बंदे को सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसमें भी क्योंकि पेंक्रियाज जो होगा वो डैमेज हो जाएगा तो ये भी आपके पास क्या करवा सकती है, सीरम ग्लूकोज को इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास हीमाक्रोमाटोसिस, ओवरलोड ऑफ आयरन, हीमाक्रोमाटोसिस, ठीक है जी, इसकी वजह से भी सीरम ग्लूकोज बढ़ सकता है। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, कि आपके पास जो पेंक्रियाज है वो अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है जी। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, ये हमारे पास ये सारी काजेज हैं जो कि सीरम ग्लूकोज को बढ़ाएंगी। तो इसके साथ मैंने इस वजह से लिखा है कि आपको बाकी भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अदर काजेज हैं, क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन हमने पिक करना है तो सिर्फ एक ही हमारे पास रीज़न नहीं होती, बाकी भी होती हैं। तो हम किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ हार्मोन्स पढ़े थे, आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ग्रोथ हार्मोन, ये डाइबेटोजेनिक होता है, तो ये भी हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर सकता है बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल भी हमारे पास क्या होता है कि ये भी ग्लूकोज को इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा अगर बॉडी में ग्लूकागॉन, ठीक है, अगर ग्लूकागॉन का लेवल इंक्रीज हो गया तो ये भी सीरम ग्लूकोज को इंक्रीज कर सकता है। तो ये हमारे पास काजेज हैं जिसकी वजह से सीरम ग्लूकोज इंक्रीज होगा। गैस्टेशनल डायबिटीज, गैस्टेशनल डायबिटीज क्या होगा कि अगर आपके पास जो मदर है ना वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट मदर में क्या होगा कि स्पेसिफिक ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, हमारे पास स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है जो कि क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से ये भी हमारे पास प्रेग्नेंट जो मदर या प्रेग्नेंट फीमेल जो होगी उसके सीरम में भी ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो इंक्रीज मिलेगा। तो ये सारी रीजंस हैं जो कि आपके पास ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है। अब आपने इन सब को डिफरेंशिएट करना है, किस तरह से हम अपने एग्जैक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वहां तक पहुंचेंगे। तो इन सब रीजंस का आपको पहले थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटिस, तो डायबिटीज मेलाइटिस में हमारे पास कॉमन सिम्टम्स जो मिलते हैं ना, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स अगर पेशेंट में होंगे तो वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा पोलीयूरिया, पहली बात। दूसरी हमारे पास वो प्रेजेंट करेगा पोलीडिप्सिया, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे पोलीफेजिया, पोलीफेजिया, ठीक है। तीन उसके मेन सिम्टम होते हैं कि वो ज्यादा यूरिनेशन का प्रोसेस उसका ज्यादा हो जाएगा, पोलीयूरिया, ठीक है। पोलीडिप्सिया, ज्यादा थ्रस्ट थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्यास ज्यादा लगेगी उसको, ठीक है। और उसके अलावा पोलीफेजिया की उसको जो होगी एपिटाइट, भूख जो होगी वो भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉमन सिम्टम होते हैं कि जो कि नजर आते हैं डायबिटिक पेशेंट में। ठीक है। अच्छा जी। अब ये जो थोड़ा सा मैं रिलेट कर देता हूँ कि इसकी क्या रीज़न होती है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास डायबिटीज़ का है ना, तो हमें पता है कि उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। अगर उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है ना, तो ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से दो इफेक्ट होते हैं। यूरिन उसको इस वजह से ज़्यादा आएगा कि इसका ओस्मोटिक इफेक्ट होता है। ओस्मोटिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि यूरिन वाटर को अपने साथ यूरिन मतलब कि बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देता है, ठीक है। यूरिनेट करवाएगा, मतलब कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा है ना तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और वाटर को अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जितना भी हमारे पास ग्लूकोज अगर जा रहा है
तो जितना ग्लूकोज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाटर जो होगा वो ग्लूकोज के साथ अटैच होके बॉडी से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, और यूरिनेशन का जो आपके पास प्रोसेस होता है ये ज़्यादा होता है। तो इस वजह से बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाता है, यूरिन करता है, वो बंदा जो ज़्यादा यूरिनेट करता है, ठीक है। पॉलीडिप्सिया क्यों होगा? अगर वो बंदा जो है वो ज़्यादा यूरिनेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो बंदा है उसकी बॉडी में फ्लूइड्स कम रह गए हैं। अगर फ्लूइड्स कम रह गए हैं तो वो आपके पास हाइपोवोलीमिक हो गए। हाइपोवोलीमिक, अगर वो हाइपोवोलीमिक हो गया है, तो इसका ये मतलब है कि उसकी बॉडी में जो वॉल्यूम है कम हुआ है, बेसिकली किसका, वाटर कम हुआ है, लेकिन आपके पास जो बाकी सोल्यूट्स है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो आपके पास हाइपर ओस्मोलर हो जाएगा। हाइपर ओस्मोलर, हाइपर ओस्मोलर के बाद आपके पास अगर आपकी बॉडी से वाटर निकल जाए तो बाकी पीछे जो, क्योंकि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और बाकी आपके पास न्यूट्रिएंट्स जो हैं सोडियम पोटाशियम ये सारे क्या हैं, ये आपके पास सोल्यूट्स हैं, तो सोल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और हाइपर ओस्मोलैरिटी जो होती है वो आपके पास मेन आपका एक एडीएच को, एडीएच आपके पास एडीएच को रिलीज करवाने के लिए मेन फैक्टर होता है। अगर हाइपरोस्मोलरिटी बढ़, हाइपरोस्मोलर हो गया सीरम फ्लूइड, तो वो आपके पास थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से बंदा ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बंदा होता है वो पॉलीडिप्सिया, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा, प्यास ज्यादा लगेगी। पॉलीयूरिया की हमने बात कर ली। पॉलीफेजिया, भूख क्यों ज्यादा लगती है? भूख इस वजह से ज्यादा होती है कि मैंने दो बातें आपको बताई थी कि हमारे पास जो इंसुलिन है ना, ये दो काम रोक देती है। कौन कौन से? एक तो लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस को बिल्कुल रोक देती है। दूसरा हमने ये कहा था कि प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। तो अगर ये लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को रोकती है, इंसुलिन का क्या काम था, ये रोकती थी, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी काज होगी जैसे टाइप 1 में इंसुलिन नहीं होगी, तो हमारे पास लिपोलाइसिस ज्यादा होगी और प्रोटियोलाइसिस भी ज्यादा होगी। अगर ये दोनों प्रोसेस ज्यादा होंगे, क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सेल अपना काम कर रहे हैं, अगर ये सेल अपना काम कर रहे हैं कहीं से, तो ये आपके पास अपना एटीपी बनाएंगे ना, तो इस वजह से सेल में आपके पास एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से जो थ्रस्ट सेंटर होते हैं वो आपके पास एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मैं ज़्यादा आपके पास क्या है कि आगे जो प्रोडक्ट है एटीपी ज़्यादा बना रहा हूँ, तो इस वजह से बंदा जो होता है उसको भूख ज़्यादा लगती है, पॉलीफेजिया, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा ना सिनेरियो मैंने आपको एक बना के दिया है। पहले हमने ये बात की कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है जी। कौन कौन सी रीजंस हैं? सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमाक्रोमाटोसिस, हीमाक्रोमाटोसिस ओवरलोड ऑफ आयरन, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस के पेंक्रियाज से ही बन रही होती है, तो अगर पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है कांस्टेंट, तो इसकी वजह से हो जाएगा। गैस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, गैस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं, गैस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, क्यों होती है? प्रेग्नेंट फीमेल में ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा रिलीज होता है प्लेसेंटा से, जो कि ग्लूकोज को बढ़ा देगा। ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा है तो ये भी सीरम ग्लूकोज को ज़्यादा करेगा। कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा करेगा ग्लूकोज को, और ग्लूकागॉन जो होता है वो भी ज़्यादा करेगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात होगी, एक कॉमन ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस जो है ना, वो मेनली हमारे पास जो बुक में उसने डिस्कस की हुई है, वो कह रहा है कि हमारे पास मोस्ट कॉमन जो इसकी काजेज होते हैं ना, वो टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 हमारे पास हमें पता है कि जो पेंक्रियाज है हमारे पास वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ इन नेचर है। एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि विद द यूज ऑफ डक्ट ये आपके पास हॉर्मोन्स की स्क्रीशन करता है, ठीक है, कि ये डक्ट की मदद से सक्रीशंस को रिलीज करता है और वो आपके पास जीआईटी में जाती हैं और वहां से फिर अपना काम करती हैं। ये हो गया इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी विद द यूज ऑफ डक्ट। और एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि आपके पास वो सेल्स जो कि हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में थ्रो करते हैं, मतलब कि वो डक्ट की मदद नहीं लेंगे, बल्कि डायरेक्टली वो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में फेंक देंगे, कोई डक्ट नहीं होगी यहाँ पे। जो आपके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं पेंक्रियाज में, वहां पे स्पेसिफिकली बीटा सेल पड़े होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अल्फा और डेल्टा भी होते हैं, लेकिन इंसुलिन के रिलेटेड बात है तो बीटा सेल जो होते हैं वो आपके पास रिलीज करते हैं इंसुलिन, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून, ठीक है जी, ऑटो इम्यून रिएक्टिविटी या रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपके जो
पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इन बीटा सेल्स को तोड़ना शुरू कर देंगी, इनको खाना शुरू कर देंगी, मारना शुरू कर देंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट बीटा सेल। ओके है जी। तो ये हमारे पास टाइप 1 की मेन रीजन होती है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। मोस्ट कॉमनली आपके पास होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। ये डिलेड रिएक्शन होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एंटीबॉडीज जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी हैं ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी, और बीटा सेल की जो प्रोडक्ट थी नेक्स्ट वो हमारे पास क्या थी, इंसुलिन। तो अब हमारे पास इंसुलिन जो होगी वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर इंसुलिन कम है तो इंसुलिन कम होने की वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास ये बात हमें समझ आ गई है, जो मेन आपके पास एमसीक्यूज आता है ना, एक तो ये एमसीक्यूज है ये कि कौन सा रिएक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन होता है, ठीक है जी, टाइप 1 में। और इसके अलावा दूसरी आपने ये बात बतानी है, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे पास यहाँ पे जब हम चेक करते हैं, बायोप्सी करेंगे, तो मोस्ट कॉमनली लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स मेनली इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में। ये आपके पास सारे यहाँ पे लिम्फोसाइट्स और ऑटो एंटीबॉडीज जो होंगी वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होंगी, ठीक हो गया। ये टाइप 1 से रिलेटेड हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगर बॉडी में ये आपके पास है, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, जिधर आपके पास जाके इंसुलिन ने काम करना है, तो ये आपके पास एक स्केलेटल मसल का सेल है, आपके पास जो मसल्स है ना उसका सेल है। तो इंसुलिन आके लगेगी, ठीक है। जब आके लगेगी तो नेक्स्ट वो फंक्शन फिर आगे आके परफॉर्म करती है। तो हमारे पास होता ये है कि ये जो रिसेप्टर है इसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है इसकी म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो रिसेप्टर है ये म्यूटेटेड हो जाता है। अगर ये म्यूटेटेड हो जाएगा तो इसके ऊपर जितनी मर्जी इंसुलिन लगा लो, इंसुलिन जितनी मर्जी इसके ऊपर लगा लो, ये रिस्पोंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये रिस्पोंड नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। टाइप 1 में क्या हुआ कि हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई। टाइप 1 में इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन जो है वो आपके पास है डेफिशिएंट, डिक्रीज, एरो मैंने नीचे की तरफ लगाया है। और टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन अपना काम नहीं करती। अगर काम नहीं करेगी तो ग्लूकोज जो होगा वो ब्लड में ही ज्यादा रहेगा, वो आपके पास जो स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता था, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता था, वो नहीं होगा, जिसकी नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज का लेवल भी ज्यादा होगा। अब हमारे पास ये जो इंसुलिन है, ये बीटा सेल्स यहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाज ने बनाई, और बना के हमारे पास इसने भेजी, ये अपना काम नहीं कर रही। अगर ये अपना काम नहीं कर रही तो नेगेटिव फीडबैक से हमारे पास क्या होगा कि अर्ली कंडीशन में इंसुलिन जो होगी वो बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से टाइप टी डायबिटीज़ टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि इंसुलिन अर्ली कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। इंसुलिन जो होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस होती है, तो ये हमारे पास इंसुलिन जो होगी वो ज़्यादा होगी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये पेंक्रियाज के बीटा सेल हमारे पास यहाँ पे जो पेंक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज कर रहा था, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे, बनाते बनाते ये बर्न हो जाएंगे। बर्न क्यों होते हैं, इसमें ये लॉजिक है कि हमारे पास ये जो पेंक्रियाज के बीटा सेल हैं, ये ना सिर्फ हमारे पास इंसुलिन रिलीज कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे पास एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है अमाइलिन। अमाइलिन प्रोटीन भी ये रिलीज कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अमाइलिन। ओके जी। तो जितनी ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा अमाइलिन जो प्रोटीन है वो भी रिलीज होती जाएगी। तो अमाइलिन इतनी ज्यादा बनती है कि ये अमाइलिन जो होती है वो यहाँ पे डेपोजिट होने शुरू हो जाती है, पेंक्रियाज में डेपोजिट होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। एमोलाइडोसिस होना शुरू हो जाएगी और ये बीटा सेल्स के ऊपर एमोलाइड हो जाएगी, बनी वहीं से है, लेकिन फिर ये आपके पास लेयर सी बना देगी। और इसी तरह से आपके पास आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में एमालाइन डेपोजिट पेंक्रियाज मिलता है कि एमालाइड जो है ना उसके ऊपर डेपोजिट हो गया है। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन है तो अर्ली कंडीशन में तो इंसुलिन ज्यादा थी, मैंने ये आपको इस तरह एरो बनाया, तो बाद में आपके पास क्या होगा कि इंसुलिन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एनी रेजिस्टेंस की वजह से। पहले तो इंसुलिन जो थी वो काम ही नहीं कर रही थी, इंसुलिन ज्यादा हुई, आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या हुआ कि इंसुलिन जो थी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और सारे पेंक्रियाज में एमालिन जो होगा वो डेपोजिट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो बात है ना, मोस्ट जो मेन डिफरेंस है वो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो बातें हमने की हैं वो क्या हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ठीक है जी। वेट लॉस, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, हाइपरोस्मोलर, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, ये आगे नेक्स्ट हमारे पास जो हैं स्टेट्स, इनको डिस्कस करेंगे। एक बात हमने डिस्कस नहीं की, वेट लॉस। तो वेट लॉस क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जब पॉलीफेजिया होता है ना, मतलब कि आपके पास जो सेल हैं वो लिपोलाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, और डायबिटीज़ मेलाइटस उसको हम कह सकते हैं टाइप 1 है या 2 है, कोई भी है, तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, हमने ये कहा कि उसको डायबिटीज टाइप 2 है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या ये बंदा जो होगा वो ओबीज होगा? ओबेसिटी होगी उसको या नहीं होगी? डायबिटिक पेशेंट को ओबेसिटी होगी या नहीं होगी टाइप 2 की वजह से? एनीवन?